हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रयासरत होंगे। आज की जो हमारी क्लास है वही शॉर्ट नोट्स पे रहेंगी। वन लाइनर है जो रीड करने में भी इजी रहेगा और रिवीजन में भी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं औद्योगिक क्रांति से। औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से शुरू हुई थी और औद्योगिक क्रांति सबसे पहले जो शुरू हुई थी वो वस्त्र उद्योग से स्टार्ट हुई थी। प्रोफेसर हेजर कहते हैं कि औद्योगिक क्रांति का अर्थ है घरेलू उत्पादन प्रणाली को कारखानों की उत्पादन प्रणाली में बदल देना। एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, ये बुक किसकी थी? ऑर्थर यंग की थी और इस बुक के लिए ही इनको ब्रिटिश इतिहासकार ट्रेवलियन ने इन्हें नई खेती का मसीहा कहा था। ऑर्थर यंग ने, ठीक है, ऑर्थर यंग को कहा था। उसके बाद आता है कॉबडेन शिवेलियर संधि जो हुई थी ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य में हुई थी, ये 1860 में। इसके बाद के वर्षों में मुक्त व्यापार का सूत्रपात किया गया। ठीक है, लुडिज्म आंदोलन ये 1811 से 17 के बीच में चला था। जनरल नेड लुड के नेतृत्व में श्रमिकों की स्थिति सुधारने हेतु लुडिज्म आंदोलन चलाया गया था। उसके बाद आते हैं एडवर्ड। औद्योगिक प्रणाली तथा श्रमिकों के स्तर में होने वाले परिवर्तनों को ही औद्योगिक क्रांति की संज्ञा दी जाती है। लेसेस फेयर, आर्थिक उन्मुक्तवाद, आर्थिक क्रियाकलापों में सरकार का किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और पूंजीपतियों को पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। लोबोस्फीयर, विज्ञान व तकनीक की सभी शाखाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और सभी वैज्ञानिक समान उद्देश्य से काम करते हैं और सभी का स्वार्थ समान है, अर्थात सारे ज्ञान के पीछे एकता है। उसके बाद आता है औद्योगिक क्रांति जो थी वो अपने निकट के 4 क्रांति से जुड़ी हुई थी। वो थी कृषिगत, व्यवसायिक, वस्त्र और जननांकीय। इसके बाद आता है वाणिज्यवाद। वाणिज्यवाद को जो कि 16 से 18वीं शताब्दी में चला था और इसको हम बुलियनवाद भी कहते हैं, क्रैमरवाद भी कहते हैं, कोलबर्टवाद और मर्केंटलिज्म भी कहा जाता है। ठीक है, वाणिज्यवाद को ही कहते हैं, ये अन्य नाम भी है इनके। लेकिन बुलियनवाद है महंगी वस्तुओं के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है और क्रैमरवाद जर्मनी में क्रैमर ने लागू किया था, इसलिए जर्मनी में इसको क्रैमरवाद कहते हैं। और कोलबर्टवाद, क्योंकि फ्रांस में कोलबर्ट ने इसको लागू किया था तो कोलबर्टवाद कहते हैं। और मतलब इंग्लैंड में इसको मर्केंटलिज्म कहते हैं, ये एक इंग्लिश वर्ड है। ठीक है, भौगोलिक खोजों ने क्रमशः उपनिवेशवाद और वाणिज्यवाद को जन्म दिया था। पूंजीवाद शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो कार्ल मार्क्स ने किया था। ठीक है, एडम स्मिथ जो कि स्कॉटलैंड के थे, इनकी ये बुक काफी इंपॉर्टेंट है, वेल्थ ऑफ नेशंस, जो 1776 में प्रकाशित हुई थी और हिंदी में इसको राष्ट्र की संपदा भी कहते हैं। ठीक है, अब आती है वाणिज्यवाद की विशेषताएं क्या थी। वाणिज्यवाद की विशेषताएं थी, सबसे पहली है सोना चांदी संग्रहण करना, निर्यात को प्रोत्साहन देना, आयात को हतोत्साहित करना, कच्चे माल को सस्ते में खरीदना और निर्मित माल को महंगे में बेचना, उपनिवेशों पर ऐसी नीतियां लागू करना जो उपनिवेश को बाध्य करे कि वह व्यापार सिर्फ मातृ देश के साथ करे, जैसे कि इंग्लैंड भारत के साथ करता था। उसके बाद आते हैं परिणाम क्या निकले वाणिज्यवाद के। नौ परिवहन कानूनों को कड़ा कर दिया गया था। ठीक है, सबसे पहले इंग्लैंड ने 1651 में लगाए थे। उसके बाद बैंकिंग प्रणाली आई, उपनिवेशीकरण की होड़ हो गई। ठीक है, जैसे हमारे भारत पे फ्रांस में पुर्तगालियों ने, ठीक है, डच लोगों ने, ठीक है, उपनिवेश स्थापित किए थे। उसके बाद व्यापार का केंद्र भूमध्य सागर के स्थान पर अटलांटिक महासागर हो गया था और कई मध्यस्थ वर्ग स्वतंत्र व्यापारी भी बने थे। फिर नेक्स्ट आता है इसका पतन। पतन कैसे हुआ? कृषि में वाणिज्यिक फसलों को बल मिला तो जिससे क्या उद्योग बढ़ा और खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुआ और इस संकट से कृषि क्रांति शुरू हुई और कृषि क्रांति ने ही औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया और वाणिज्यवाद अब खत्म हो गया था या पतन हो गया था उसका। अमेरिका स्वतंत्र होते ही कई उपनिवेश स्वतंत्र हो गए, इससे भी वाणिज्यवाद का अंत हो गया और 19वीं शताब्दी में यूरोप के अधिकांश देशों ने वाणिज्यवाद को त्याग दिया था। वाणिज्यवाद का प्रसिद्ध नारा क्या था कि अधिक स्वर्ण प्राप्त करो और अधिक शक्तिशाली बनो। वाणिज्यवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वैसे तो मिराबो ने किया था, लेकिन लिखित रूप से एडम स्मिथ ने अपनी बुक जो थी वेल्थ ऑफ नेशन उसमें इसको दिया था वाणिज्यवाद शब्द को। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।